आप पानी तो कहानी तो पापा के लिए चिट्ठी आप सब लोगों ने शायद पढ़ ली होगी। हाँ, मैं सर, सविता पढ़ ली, पाठक की। बिल्कुल, हाँ। हाँ, आपने आपका नहीं पढ़ना हो? आपका भी नहीं मैंने पढ़ा? भी नहीं पढ़ी है। अच्छा वो पीडीएफ मेरे से बहुत छोटे छोटे फोन अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। संक्षेप में बता देता हूँ मैं, फिर हम चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे आपकी समझ। आप उसके अदर एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा हो, देखा हो, अपने अनुभव बता सकते हैं। कहानी बहुत, ऐसे तो कहें तो बहुत छोटी सी बात कह रही है, लेकिन वो अपने आप में जो उसका स्केल है वो बहुत बड़े अर्थ लिए हुए हैं। कि भाई एक लड़की है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमार है और 30 दिन से हॉस्पिटल में है और फेफड़ों की उसको समस्या है, और अब जीवन के मृत्यु और जीवन के बीच के एक ऐसे सिरे में वो खड़ी है जहाँ पर मृत्यु को सिरा पकड़ना है या जीवन का सिरा जो उससे छूटता जा रहा है उसके रंग पुनर्परिभाषित करने हैं। एक ऐसी युवती की कथा है जो अपने अभी तक के बीते हुए जीवन को देखने के लिए साहस बटोर रही है, और एक सांवली सी मलयाली नर्स उसको एक कागज़ और कलम देती है और वो चिट्ठी लिखने का प्रयास करती है। चिट्ठी लिखने के प्रयास में उसके हाथ कांपते हैं कि भाई चिट्ठी लिखूं या नहीं लिखूं। तो वो फूल बनाती है, फाड़ देती है, और उसके बाद अपना बचपन, जो एक सरकारी आवासीय कॉलोनी में जो बचपन बीता हुआ है उसकी स्मृति उसके दिमाग में आती है, पिता का चरित्र उसके दिमाग में आता है, और पिता कैसे सामंतवादी और पितृसत्तात्मकता से लबरेज पिता हैं जो इतनी पाबंदी और इतनी बंदिश लगा के बैठे हैं घर में। और उनके क्वार्टर के दरवाजे पर छोटा सा गुलाब का फूल है और सामने के छोर पर गुलमोहर का पेड़ है, और गुलमोहर के पास ही एक मकान में एक युवक आता है और युवक से उसका एक सांकेतिक संवाद स्थापित किस तरह से हो रहा है। युवक पहाड़ों से आया हुआ एक ट्रेनी इंजीनियर है जो इस परिसर में नया आके बसा है, लेकिन वो एक दिन क्या करता है कि कोई मुड़ा तोड़ा एक कार्ड उसके गुलाब के पौधे के पास फेंक देता है। गुलाब के पौधे के पास कार्ड फेंकने के बाद उसको लगता है कि इतनी उदास लड़की है, लड़की उदास क्यों रहती है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा एक हल्का सा संवाद स्थापित होने की कोशिश होती है, बीच में उसके मित्र के द्वारा भी एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जानती है कि उसकी जो दीदियाँ थी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था पिता ने, तो वो उसका रेपुटेशन ना हो तो वो सजग भी है और डरी हुई भी है, तो चाहती है कि वो इस तरह के कुछ चीज़ हो नहीं। तो न्यू ईयर की पूर्व संध्या से, न्यू ईयर से पहले वो कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, कि मुझे लगता है कि हमारे बीच में किसी भी तरह की बॉन्डिंग स्थापित हो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिता किसी भी चीज़ को, इस तरह की चीज़ को स्वागत योग्य मानते नहीं है, और गली में हमारा बाहर निकलना ही मुहाल है और पल पल पर हम पे पहरेदारी की जा रही है, तो ये कहीं भी रिलेशन हमको नहीं ले जाएगा। और वो अगले दिन वहाँ से चले जाते हैं, और जाने के बाद ये होता है कि उसके अंदर का मौसम उत्तरोत्तर और गिरता जा रहा है उत्तरोत्तर गिरने का, और साथ में भी बताया कि ऋतु परिवर्तन के साथ जो गुलमोहर था, जो उससे जीवन जीने का ललक दे रहा था, जीवन जीने के एक आकाश प्रदान कर रहा था, उसका एक क्षितिज था, उसका उड़ान भरने की एक कोशिश को एक अलग रूप में उसको परिभाषित करने के लिए गुलमोहर उसको बहुत रूप से उसका एक आत्मीय सखा के रूप में था, वो मुरझा गया है, कीड़े पड़ गए हैं। जैसे उसके अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, बीमार सी हो रही है, मुरझा रही है, और एक दिन उसको केमिकल छिड़क के उसका कोई गुलमोहर के पेड़ में अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसको कटवा दिया जाता। कटवाने के बाद वो और बीमार हो जाती है, और आज कहानी जहाँ से शुरू हुई है वो अस्पताल में है, और एक सांवली सी मलयाली नर्स उसको कागज़ पत्र दे रही है और वो पिता का नाम चिट्ठी लिख रही है कि मैं फिर से कुछ रंग अपने महसूस करना चाहती हूँ, और नीले पहाड़ों के बीच में सफ़ेद नदी बहती थी। जो युवक ने मुझे दो फोटो दिए थे, मैंने पहली बार पहाड़ उस तस्वीरों में देखा था, तो मैं पता नहीं आपसे दूर जाती हुई वसुधारा की इंद्रधनुष की जो बौछारें पड़ती है, जो इंसान को पवित्र कर देती है, उसकी उपमा है। तो या तो उसमें बह जाऊं
और बहते बहते वो एक कल्पना का वहाँ पर रेशा जोड़ा गया है कि वो युवक मेरा हाथ खींच लेगा। तो युवक कहता है कि भाई तुम एक दिन के लिए और रुक जाओ, उसके बाद और ये बेला के फूल मैं देता हूँ तुम्हें। तो गुलमोहर से शुरू होकर कहानी बेला के फूल की ओर जाती है। हाँ, बेला के फूल मतलब सफ़ेद और कुछ नया होने की, और मतलब एक इशारा कर रहा है क्या तुम्हारे जीवन में शांति आ जाए, पीस आ जाए और एक नए तरह से रंग। तो मैं साहस बटोर रही हूँ, क्या पता मैं फिर से कुछ रंग जीना चाहती हूँ पिता, आपकी बिगड़ती बेटी। यह कहानी खत्म होती है। ये कहानी का सार है। कहानी का भी आपने बताई मुझे, मेरे एक प्रसंग तो इशारा किया, बाकी पूरी कहानी आपने बता बेटर देन क्रिकेट बेटर देन क्रिकेट वो तो हम चर्चा करेंगे। ये कहानी मूल इतना सार है कहानी का। ये मैंने हाँ समीक्षा में पहले हाँ, रही हूँ, बिल्कुल, अपनी नहीं बिल्कुल। पढ़ रही, मेरी छोटी बहन है जो राइटर है, उसको भी भेजी थी, उसकी समीक्षा मैं पहले पढ़ रही हूँ। क्या नाम है उनका? पूनम गोयल। पापा के लिए चिट्ठी। कहानी अपने आप में बहुत से भाव समेटे हुए है। कहानी में रिदम की कमी है, जिससे कि वो कहीं कहीं उलझी हुई सी चलती रहती है। लेखिका सविता पाठक ने पापा के प्रतिबंधों को धोती हुई एक लड़की का चित्रण किया है, जो अपने पापा के मन को अपना मन और उनकी खुशी को ही अपनी खुशी मान चुकी है। क्योंकि वो एक किशोरी है और किशोरावस्था के नवरूपों से सुसज्जित है, अतः एक लड़के के प्रति आकर्षित भी होती है, मगर वो जानती है कि जो उसकी दीदिया के साथ हुआ उसके साथ भी वही होगा। पापा की नज़रों में खुद को अच्छा बनाने की उसकी कोशिश इतनी बढ़ जाती है कि वो सोचती है कि उसका शारीरिक विकास ही ना हो और वह सबकी नज़रों से वंचित रहे। प्रकृति प्रेमी लेखिका एक लड़की के भावों की निरंतरता को पेड़ पौधे, नदी, फूल और झरनों के प्रवाह से जोड़ती हुई चलती है। भावों के उतार चढ़ाव की इस प्रक्रिया में उसका सामना उस लड़के से भी होता है जो उसकी बेरौनक किशोरावस्था को अपनी बहन को लिखी हुई चिट्ठी के द्वारा बताता है। वो चाहता है कि वह लड़की उससे बात करे, मगर लड़की जानती है कि उसके पापा को किसी लड़के से प्यार करना तो दूर, बात करना भी स्वीकार नहीं। उन्हें तो किसी का उनके घर में आना अथवा कॉलोनी के फंक्शन में उसका हिस्सा लेना तक गवारा नहीं होता। अपने पापा के मन में प्यार को लेकर जो विचार अथवा नफरत है, उसके चलते वह सही रास्ता चुन नहीं पाती, चुनती है तो सिर्फ मृत्यु। अपनी ही गलतियों की पैरवी करते करते, स्वयं पैरवी करते करते वो लड़की घुट घुट कर जानलेवा बीमारी की शिकार हो जाती है। लेखिका ने अपने पापा की खुशी को सर्वोपरि रखने वाली उस लड़की के बचपन की गिरह को खोलने की कोशिश की होती तो ये कहानी पाठकों के लिए सुलझ जाने वाली पहेली में बदल सकती थी। कहानी के अंत में वह अपने जीवन के एकमात्र खूबसूरत सच को अपने जीवन के अंत में चिट्ठी में उतार देती है। पापा के सामने बीमार, अशक्त और मृत्युशैया पर पड़ी हुई वह लड़की अपनी दीदियाँ, सहेली, प्यार और दोस्त को खोजती है, पा भी जाती है। कहीं कहीं वह स्वीकार करती है कि वो दीदिया नहीं बनेगी, अपने प्रेम पत्र को अपने मुख का ग्रास नहीं बनाएगी, जबकि रत्ती रत्ती उसका नष्ट होना तय है। जैसा कि अंत में कहती है कि बाहर के अंधेरों से ज़्यादा अंदर के अंधेरों से निकलना अत्यंत कष्टदायी है, पर एक ताकत है उसके साथ, और वो है उन अंधेरों को धकेलकर आगे बढ़ती उसकी आत्म स्वीकृति की खुशबू, जो लड़की की देह के साथ लिपटकर एकाकार हो गई है। अपने पापा की अच्छी बेटी की उपाधि को लौटाकर वह एक बिगड़ी हुई बेटी बनकर स्वयं को तमाम प्रतिबंधों से मुक्त कर लेती है। ये उसने लिखा है, काफी अच्छा लिखा है, काफी अच्छा लिखा है उसने। आप मेरा भी मैं बाद में पढ़ूंगी। मुझे इसमें प्रकृति के साथ जो मेल बनाया है ना, वो बहुत खूबसूरत लगा। सबसे मुख्य चीज़ जो लगी, मतलब अब पता नहीं जो कंटेंट अब मुझे पर्सनली जो बहुत ज़्यादा रुलाता है, बहुत ज़्यादा मतलब दुख को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मैं किसी कहानी लेखक के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर भी मैंने कहानी पढ़ी है, तो मैं छोड़ भी देती हूँ कि हाँ कहानी जैसे दुखी दुख जिंदगी में, क्योंकि एक किशोरावस्था में हाँ बंदिशें भी मानती हूँ, हकीकत है, ये सब होता है बहुत से परिवारों में, लेकिन
वो जो एज होती है ना उसमें लड़की ज़रूर कुछ क्रिएटिव और कुछ इस तरह की चीज़ें कर देती है, मतलब निकलती है उन चीज़ों से, भले ही बाद में पकड़ के उसको शादी कर दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन कुछ पल वो अपने लिए कहीं ना कहीं ढूंढ लेती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने भी बहुत अगर समाज को देखें या समझे तो बस सबसे मुख्य चीज़ मुझे जिस तरह से पेड़ पौधे तरह तरह के फूल, गुड़हल, गुलाब, गुलमोहर, नदी, गंगा, गंगा का पुल, चांदनी रात, और ये जो चीज़ों को उन्होंने जोड़ा है ना, इससे कहानी में ज़्यादा जान है, जो हमेशा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जो प्रेरित करती है वो प्रकृति का जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। और जो कंटेंट है इससे थोड़ा सा होता है, सब कुछ होता है ऐसा भी, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम हम टूट के एकदम बीमारी में चली जाए, मतलब टीबी हो गया उसको, फेफड़ों का ये, अगर मैं ज़्यादा उसको रियल लाइफ में डाल के देखूँ तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, क्योंकि एक एज जो होती है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये इस दौर की बात कर रही है, इस दौर तुम की आज की बात है, लड़की वो हो। उस नहीं, वो पहले अपन सबकी राय ले लेते हैं, उसके बाद वो कहानी के बारे में अलग। यही है कि मतलब बहुत ज़्यादा दुख भरा हो गया एकदम बचपन, क्योंकि ऐसी जिंदगी में भी रहते हैं ना तो हम अपने आपस में सहेलियों में भी बहुत कुछ आमदा कर लेते हैं, मतलब मेल नहीं होगा फ्रेंड हमारा ना सही, लेकिन फीमेल हमारी जो लड़कियां फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी हम बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं और अपने बाप की बुराई भी कर सकते हैं। तो ये दुख भरा थोड़ा सा, बाकी प्रकृति के साथ जुड़ा है कोई डाउट नहीं। तुम साल में तुमने देखा कुछ पता नहीं किस ये लाइक में कभी तो बहुत जो भी है वो सही है। फॉर्मल है ना कुछ, मैंने तो फेयर भी नहीं किया ऐसी रफी। सविता जी को उनकी कहानी के लिए सराहती हूँ। मैं साधना सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि अपनी विशेष टिप्पणी जाने के कहूँ, मगर आज हम इसीलिए करते हैं। पहले सिर्फ क्षमा चाहूँगी गलतियों के लिए। लगता है सविता जी भी उसी फसल की खेत है जिसकी मैं भी हूँ। वो ज़माना ही कुछ ऐसा था। आदर सम्मान एक बहुत ही अच्छा शब्द है और जो कुछ समय ज़्यादा हावी होकर एक डर का, एक खौफ का रूप है, क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं उससे अपने दिल की सब बातें खुलकर बता भी पाते हैं, मगर जिनसे हम डर लगता है उनसे दिल की बात बताना तो दूर छुपाना और डरना पड़ता था। जैसा कि उन्होंने लिखा कि पापा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए हम ऐसा करते थे, जबकि बात अच्छा बनने के लिए उनकी डांट और नाच से खुद को बचाने के लिए, जैसा उसकी दीदियों के साथ है और उनके साथ भी होता है अगर मुझे ऐसा भी कुछ किताब में पाते। और फिर वही नज़र बंद रखना, आगे की पढ़ाई बंद करवाना, इस तरह की बातें जो हमारे अस्तित्व को ही खत्म कर देती है या बता देती है। इसलिए उस ज़माने में लड़के जीवन समय में बनने का अवसर नहीं होता। उनकी कहानी में सच्चाई है और मैं आज देखा जाए तो अच्छा है, उन्हें आज़ादी देते हैं, मगर हम हमेशा उनके पीछे जासूस की तरह लगे नहीं रह सकते। ये बात बहुत अच्छी है कि नए ज़माने की कि लाला का बेटा लाला या दरबान का बेटा दरबान पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़ा ना रहे। आज माँ बाप बच्चों को अपने इलाकों से नीचे तक करने की आज़ादी देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रिक्शा वाली तक के बच्चे बड़े से बड़े ऊँचे से ऊँचे पदों पर जाते हैं। ये माँ बाप के लिए गर्व की बात है और संभवतः देश की तरक्की भी है। बहुत बार आज़ादी का बच्चे गलत प्रयोग भी करते हैं, जिसका परिणाम भी बुरा ही होता है। इसलिए हर समय हर हालात में आज़ादी या गैर संभव नहीं है। इसको कैसे बैलेंस किया जाए नहीं पता। हाँ, बच्चे को माँ बाप ने अपना दोस्त भेजना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दोस्त ही वो होता है जिससे हम अपने तन मन की बातें खुलकर बता पाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा है, अच्छा ऑब्जर्वेशन। आप बताइए, आप पहले हमने पूनम जी का सुना, आपने छोड़ी जाए। ओके, मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया। पापा की ये चिट्ठी एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हर संवेदनशील इंसान को द्रवित कर देगी। ये एक ऐसी लड़की कहानी है, या शायद उस दौर की हर लड़की की कहानी है, जिसकी बढ़ती हुई उम्र और शरीर दोनों ही कई जोड़ी आंखों की कमजोरी वाली होती है, वैसे ही लड़कियों को रखा जाता था। लेखिका ने एक ऐसा चरित्र रचा है जो इस दौर की लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने मन के भावों को
कोमल भावों को 7 तालों में बंद करके रखती है। कोई उन्हें पढ़ ना ले, कोई उन्हें छू ना ले। ऑक्सीजन का भीतर न होना उस भीतर की घुटन है जो उसके भीतर भरी हुई है। कोई ताजी हवा का झोंका उसके भीतर नहीं आ सकता। जीवन की सहज खुशियों पर उसका हक नहीं। उसकी मर्यादा को बाधित करने वाला शख्स भले ही कोई और क्यों ना हो, लेकिन सजा की हकदार वही है। कहानी जैसे सविता पाठक की कुछ कहानियाँ हिस्टेरिया या और कविताओं में मैंने देखा है, वो बड़ी ही मार्मिकता और बेबाकी के साथ स्त्रियों के दुखों को उकेर देती हैं, जिन्हें हमारा समाज देख भी नहीं पाता, क्योंकि वो शायद प्लान्ड है, प्रशिक्षित है कि ऐसे ही होता है, इसमें अलग क्या है। माँ ने किसी को सिर पीसने के लिए दे दी तो पिता को माँ का फटकारना जैसे वाक्य, या एक मैच हारने पर उनका गुस्सा, या पिता की खुशियों की धुरी पर पूरा परिवार घूमता था, सब ये वाक्य पुरुषों की तानाशाही और पितृसत्तात्मक रवैये का बखान है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने अरमानों ख्वाहिशों का गला घोट रखा है। स्वच्छंद घूमना फिरना, अपनी उम्र के लड़के लड़कियों से मिलना जुलना, अपने इन सबको बंद किया है ताकि उसके संयमित व्यवहार से पिता खुश रह सकें और घर में शांति बनी रहे। ये उस समाज की कहानी है जहाँ लड़कियों का सहज रूप से बड़ा होना, ये हो गया शायद। पापा, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे घर पर किसी का ध्यान ना जाए, लेकिन गलती गुलमोहर और गुड़हल के फूलों की थी। हम उनका खिलना नहीं रोक पाए और न ही अपना बढ़ना। ये ऐसे संवाद नायिका की भीतर की कुंठा और तड़प को उजागर करते हैं। मन के भीतर किसी भी बाहरी व्यक्ति, यहाँ तक कि हवा को भी घुसने की इजाजत नहीं है। तभी तो उसके भीतर धूप अंधेरा है। खुशियों की रोशनी से उस नायिका का दूर दूर तक संबंध नहीं है। इस कहानी में नायिका के दुख इतने गहरे हैं कि उसके चरित्र स्वयं ही अपने दुखों की कहानी कहने लगते हैं। पढ़ने में लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही है, और साथ में प्रकृति का चित्रण, हरे भरे पेड़, झरने, पहाड़, इंद्रधनुष के बादल, सब नायिका के मन के साथ भाग रहे हैं। जीवन के अंतिम समय में उसकी बुझती आंखों में जो सपने कैद थे, वो सब चमकते सपने निकल कर भाग रहे हैं, और खुद भी भाग रही है जंगलों में, पहाड़ों की तराइयों में, कलकल करती नदी में। अपनी बात को खुलकर कहने का साहस आ गया है अब उसे, लेकिन अब उसे डर नहीं है, ना समाज का, ना पिता का, ना किसी और का। वो निकल चुकी है परिवार और समाज के दलदल से, परिवार के बनाए हुए दलदल से, और उड़ने को तैयार है आकाश की अनंत गहराइयों में। कैसी विवशता है और हमारे समाज की, जो स्त्रियों को घुट घुट कर जीने मरने के लिए विवश कर देती थी। एक ताज़ी हवा के झोंके पर उनका अधिकार नहीं होता था। और क्यों इतने मजबूत होते हैं ये बंधन, जिनमें बंधे रहकर वो छटपटाती तो है, पर उन झूठी मान्यताओं, परंपराओं, कथित बदनामी के डर को छोड़ नहीं पाती, और सुलगती रहती है गीली लकड़ी की तरह, और तड़पती है गर्म बालू पर बड़ी मछली की तरह। कहानी अच्छी है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, उस दृष्टि से ये कहानी प्रासंगिक तो है, पर मुझे पढ़ते हुए गहरे अवसाद का अनुभव हुआ। हताशा और मजबूरी, नायिका की हताशा और मजबूरी ने मुझे भीतर से घेर लिया। शायद मैं भी एक स्त्री हूँ और उसकी विवशता और वेदना को मैं समझ पाई, या हो सकता है मेरे अवचेतन मन ने भी कभी इन विवशताओं को भोगा हो, और ये कहानी मुझे अनायास से अपने बचपन में भी ले गई थी। जो भी मैंने महसूस किया, हाँ, पर जो तुम ये बात कह रही थी ना, ये मतलब उस जमाने में बिल्कुल था सर, हमारे जमाने, हमारे बचपन में बिल्कुल ऐसा होता था कि लड़की ना हो गई जैसे ताड़ के पेड़ की तरह बड़ी हो रही बहुत है। ज्यादा चेंज हुआ है, आज भी होता है चेंज तो लेकिन नहीं हुआ। मेरा बस इतना ही कहना था कि जो है फिर भी जो होगा ना, जो उसको झेल भी रहा होगा ना, वो अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा निकाल लेता है। लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है। कहानी जो उन्होंने लिखा है सविता 80 के दशक की है, हाँ, क्योंकि ये 90 हीरो रेंजर साइकिल, आप कहानी आप बाद 80 है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की बात हो रही है। हाँ। और जब सिद्धू स्लो बैटिंग हाँ, करते थे तो वो दशक
87 वर्ल्ड कप से पहले का था। हाँ। 83 में तो हम 83 में लोगों उनका को डेब्यू और हुआ ये था और मुझे मतलब इसमें कुछ भी हाँ। अतिशयोक्ति 92 नहीं लगी बहुत। 85 से लेकर 92 के बीच की 83 से है। लेके 87 के बीच की स्टोरी है। मैं इसलिए पुख्ते से कह सकता हूँ कि उसने एक सिद्धू को जिक्र है देखा। कि सिद्धू बहुत धीमा खेलते थे हाँ। और सिद्धू को जो 83 में उनका डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उन्हें स्ट्रोकलेस वंडर कहा जाता था। और बाद में जब 87 में सिद्धू वापस आए टीम में रिलायंस वर्ल्ड कप में तो सिद्धू सिक्सर सिद्धू कहलाने लगे। तो दौर वही है 83 से 87 का, हाँ बस 90 के वो आसपास पहले का बिल्कुल पहले का दौर। बिल्कुल सही है। बहुत मतलब पुरानी 85 से 90 के बीच में 83, 87, 90 के बीच की कहानी है। हीरो रेंजर साइकिल 90 के आसपास है। हाँ तो हाँ। उन्होंने अपने बचपन में यही देखा होगा ना अपनी किशोरावस्था हीरो में। रेंजर साइकिल 89 में आ गई थी। हाँ हाँ 89 में आ गई थी क्योंकि 88 में मैंने प्यार किया बनी थी और 89 में सलमान खान ने उसका इस्तेमाल किया है उस फिल्म में। सही है। इस पूरे बाकी चीजें तो आप लोगों ने काफी कह दिया है। इसमें इस कहानी की जो मुख्य पात्रा है जो अपनी कहानी कह रही है 18 वर्ष की लड़की, और वो आप देखिए कि लड़के से मुलाकात सिर्फ उसकी एक बार होती है। जो वो बाहर लेकिन जब उसको कहती है कि भाई ये तुम्हारे यहाँ ये दिवाली है लेकिन अंधेरा क्यों है ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो वो इतनी सी बात से उसको एक प्रेरणा मिलती है कि शायद मतलब उसको लगता है कि वो भी शायद उसके प्रति आकृष्ट है और जाकर के वो अपने जलाता है। एक बिना चीनी वाली मिल जाएगी। बिल्कुल सारी बिना चीनी की आएंगी। तो इस कहानी में जो कहना चाहिए कि पुरुष पात्र है वो वैसे केवल एक कहना चाहिए इनडायरेक्ट रूप से ही आया है। ये पूरी कहानी जो आप इस पूरी कहानी को देखेंगे तो एक खाप पंचायत का हमने सुना है लेकिन लगभग वो आप जितनी कड़ी सजा इसकी बड़ी बहन को मिली है जिस ढंग से और उस लड़के को उसके कारण से लड़के को भी सजा मिली तो आपको उसकी एक मतलब कि आपको याद आ रहा होगा कि उस लड़के को भी सजा मिलती है, लड़के को भी जाके उसको मारा जाता है ऐसे करने के। तो और आप अपन जो बात कर रहे हैं कि भाई आज के समय में काफी चेंजेज आया है शायद परिवेश के हिसाब से, जैसे आप बता रहे थे उस्मान जी की थोड़ा बहुत ठीक है बीच में समय निकाल करके या कोई वक्त निकाल कर अवसर निकाल कर मिलना एकदम इतना सा दब नहीं जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे बहुत से जगहों पर अपने हिंदुस्तान में भी मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है। नगरों महानगरों के साथ अच्छी बन गई हो जो कस्बा और कस्बाई क्षेत्र है ये है क्योंकि मुझे ध्यान में है कि एक इसके पहले कहानी जो अवधेश वृत्त ने चांद के पहले चाबी लिखी है वहाँ पर वो उसको अंत में नायिका को मार देते हैं जबकि काफी और मोबाइल तक आ चुका है वहाँ पर, यदि आपको कहानी याद आ रही हो तो। और वहाँ पर लड़की को लटका देते हैं उसको मार देते हैं। तो ठीक है ऊपरी चीजें चेंज हुई है लेकिन भीतरी चीजें अधिकांश जो वो कहते हैं ना कि पितृसत्तात्मक समाज में अभी भी वो खाप वाला जो है ना वो महानगरों में थोड़ा चेंज हो गया हो नगर, लेकिन वो कस्बाई क्षेत्रों में वो चलो वो का वो बना हुआ है वो आज भी है। मैं इसलिए चांद के पार एक चाबी का मैंने याद दिलाया कि वहाँ पर जो मुख्य लड़की है उसको मार दिया जाता है अंततः और दूसरी लड़की जो दूसरे से प्यार करती है उसको सेम अपने उस समाज के से उसी के शादी कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें सिनेरियो जो हमारे विभिन्न ये इस लेखिका ने खींचा है इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो सबसे आकर्षित करते हो सबको सबने आकर्षित किया है कि जिस तरह से परिवेश का चित्रण इन्होंने किया है वो गजब है, मतलब ब्यूटीफुल। हाँ गजब वो बहुत परिवेश गजब का है। जो चित्र है वो बहुत और पता नहीं एक जो पूनम जी की मुझे एक लाइन पता नहीं समझ में नहीं आई, उन्होंने एक कहा कि इसमें रिदम की कमी है, ये पता नहीं अब वो है नहीं। हाँ। और आपने साथ ये प्रश्न उनसे नहीं उठाया हाँ, रिदम की कैसे अभी कमी भेजा है उसने, हाँ। कि रिदम की कैसे कमी है। मुझे तो इसमें लगा ठीक है लेकिन इसमें जो चीज सारी चीजें जैसे क्रिकेट का प्रेम भी बताते हैं संकेतों में, जैसे आपने पकड़ा कि उससे लगभग वही कहानी 90 के आसपास की कहानी कहती है। सविता पाठक से मेरी बात हुई इस कहानी के ऊपर, उन्होंने भी कहा कि हाँ उसी के आसपास की, हाँ उनसे मैडम, हाँ उसी के आसपास की कहानी है ये बिल्कुल। तो आज के समय में मैंने कहा कि परिवेश बदल गया है, महानगरों में छूटें मिल गई है, लड़कियां थोड़ी सी फ्रीडम ले लेती है, चाहे वो जानते कि हसर उसका बली वही का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कमोवेश भारत में स्त्रियां ज्यादा बदली नहीं है, कहने का बहुत कम बदली है। मैं बिल्कुल नहीं बदली है तो हम नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं बदली है। हम देखते हैं कि माँ बाप के खिलाफ जाकर के जो है मतलब कि ये हुआ भी है। और सबसे बड़ा उदाहरण रवीश कुमार का रहा है, 7 साल
के बाद भी उसने शादी की और सारा किया, तो ऐसी बात नहीं है कुछ, लेकिन उनकी मात्रा या उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसी इसमें भी नाराजगी तो रहती है कहीं। हाँ, नाराजगी रहती है। मतलब अपनी खुशी से तो बहुत अभी भी कास्टिज्म का है कि अपनी कास्ट से बाहर नहीं हाँ। कर सकते, और बड़े बड़े उसमें ये भी तो एक्चुअल में इस बड़ी चीज कास्ट में भी इस ये चीज है को कि मनोवैज्ञानिक आपको लेवल पर यानी कि मानसिक लेवल पर जो स्त्री लिख सकती है, बस जो कर सकती है, वो बहुत मुश्किल है पुरुष के लिए उसको चित्रण करना पाना कि कितना वो नहीं अभी अपन उस पर बाद में, निर्मल वर्मा ने जो शैली विकसित की ना, उस शैली की ये कहानी, वो शैली की, हम उस पर आते हैं, हम उन चीज़ों पे बाद, वो जो होता है ना कि भीतर की ऊहापोह को प्रकृति और परिवेश और रूपकों में बताना, तो कहानी लिखना बहुत मुश्किल है ऐसे में। और जो लिख रहा है मतलब सबसे पहले तो आप उसकी ब्यूटी को सराहिए, ये पोएटिक है, ये बहुत पोएटिक कहानी है ये। जैसे अक्टूबर मूवी देखते हैं, बहुत पोएटिक फिल्म है, आप उसमें आप कह रहे एक वो होता है ना, एक फ्रेम स्थिर हो गया है, लेकिन स्थिर फ्रेम भी आपको खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि इतना दुख है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो लेखक सफल हुआ है वो। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या उसको आपको बेचैन कर रहा है, तो यही तो चीज़ होती है। वो पोएटिक फॉर्म में बहुत सारी बातें कह रही है आपको, न्यूआंसेस हैं इसके अंदर। हाँ फील कर पा रहे हो उस दर्द को। हाँ हाँ, हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं इससे तो अपने आप को दो चार हाँ। कर पाई। तो वो जो उनकी जो कथन था वो आपने सही पकड़ा है कि वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है उस कथन में। ये अभी भेजी उसने हाँ आधे घंटे पहले, वो रवीश जी से मिलने गई आज दिल्ली में, कहीं रवीश जी है तो उसके घर के आसपास आ रहे, फैन है वो रवीश की बड़ी। हाँ, नहीं वो मैं समझना चाहता था कि यदि वो होती तो मैं पूछ सकता कि आपको रिदम में कमी कहाँ लगी आपको, तो बताइए, ताकि उस कॉन्ट्रडिक्शन को हम पकड़ते। हाँ, तो ये यहाँ पर बाकी आपने उनको सही कहा कि निर्मल वर्मा के स्टाइल में लिखना और कहानी को उस साइकोलॉजिकल जो इला चंद्र से हिंदी में जो धारा शुरू हुई ना, हाँ। इला चंद्र से निर्मल वर्मा, और अभी आज के समय में जयशंकर और जया जादवानी में थोड़ा बहुत इस जोन में लिखती जय है। राजवानी भी इतना वो जयशंकर ज्यादा है, जयशंकर की मैंने जो कहानियां जय पढ़ी राजवानी है। का तो बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिख जाता हाँ, है। लेकिन इनका जो चित्रण है ना हाँ, पूरा, हम कह सकते हैं शानी की भी थोड़े बहुत जो कहानियां हैं जो परिवेश को उभारते हुए। परिवेश को हाँ हाँ, पर निर्मल वर्मा सबसे ज्यादा परिवेश को बात उसमें नंबर वन। मास्टरपीस है वो नंबर वन। टिश्यू और इसने उसी मतलब कि उसको तो हम जो बहुत बड़ी बात है। हम जो बात करते हैं ना कि बीच में बहुत कुछ है जिन पर बात होनी चाहिए, कहानी की बुनावट से इनसे सीखा जा सकता है। गजिन जो बुनावट है, अरविंद जी से अरे आप भी अपने विचार रखें। हाँ ये थोड़ा अच्छा, हाँ, ये थोड़ा ऊपर चढ़ के आए। एक दौर निपट जाता है। बाद में मैंने बहुत ज्यादा इंतजाम कर लिया है। घर पे आए। आपने बहुत सुंदर तरीके से कहने की व्यवस्था की, और अपने इस ग्रुप में दो बातें मुझे लग रहा है पहली बार हुई। एक तो अपन क्राफ्ट पे शायद इस बार थोड़ी ज़्यादा अपन करता है, हमेशा अपन कंटेंट पे और डिकोड करने पर अपना ध्यान देता है। इस बार आपने भी इस बात को शुरू किया कि परिवेश का, और शाह साहब ने भी परिवेश का किया। दूसरी बात यह है कि पहली बार शायद अपन एक ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं जो कि पत्रात्मक शैली में, और वैसे अगर अपन देखें तो हर कहानी एक पत्र है। लेखक किसी न किसी द्वंद्व से गुजरा और वो उस द्वंद्व को किसी के प्रति उजागर करता है। वो एक पत्र है, किसी के नाम उसका एड्रेस भले ही ना लिखा हो, लेकिन वो एक पत्र है। इस कहानी में मुझे दो पहलू मेरे दृष्टि में नजर आते हैं। इस कहानी में एक इटर्नल द्वंद्व है बायोलॉजी का और सोशियोलॉजी। बायोलॉजी का और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। लड़के और लड़की की जो ग्रोथ है वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, और लेखिका ने जो प्रकृति के साथ जो समावेश किया है,
भैया हम सब इस बात के प्रति सहमत होंगे। टाटा ने जिक्र किया चांद के पार उस चाबी का, उससे भी ज़्यादा अगर कोई रेलेवेंट इसमें रेफरेंस है तो वो है दिल। तो प्रेमवत की कहानी दिल, इसमें उसने इस बात का चित्रण किया है कि जैसे ही लड़के या लड़की में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी जिसको होते हैं, तो उसके फील्ड ऑफ एट्रैक्शन चेंज हो जाता है। वो कल तक जो जिस गुड्डे गुड़ियाओं से खेल रही थी, या वो लड़का जिन चीज़ों में पत्र पत्रिकाओं में या एनिमेशन मूवी में जो इंटरेस्ट दे रहा था, उस हार्मोनल चेंजेस के साथ उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुई। ये एक प्राकृतिक बात, it is a biological fact, and this biological fact is not only relevant to India, this fact is relevant to all over world. आपको और इसमें मुझे कोई पितृसत्तात्मकता समाज जिससे, हालांकि मैं इसके पिता के व्यवहार का कोई मैं ना तो एडवोकेट कर रहा हूँ ना प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन पितृसत्तात्मकता का इससे कोई लेना देना नहीं। रीजन भी प्रकृति ने ठीक है ना, आपको शुभ हो। प्रकृति ने अगर ये चीजें बनाई है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हार्मोनल चेंजेस विल लीड टू अट्रैक्शन, आकर्षण, जैसा कि हर कहानी में हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, इसमें भी हुआ। इस प्रकार की जितनी भी कहानियाँ attraction lead to love, love lead to we know what, and that lead to procreation. Procreation का यानी संतति का भार स्त्री पर, यानी कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ लव वो औरत के जिम्मा है। और बागमा पिक्चर में हेमा मालिनी का एक डायलॉग है, औरत के लिए समय कभी नहीं बदलता। औरत के लिए समय कभी नहीं बदलता का मतलब ये है कि अगर हार्मोनल चेंजेस के कारण या किसी भी कारण वो लव एट्रैक्शन पोजिशन में एंटर होती है तो मातृत्व का भार उसी को देखना पड़ता है। पिता कोई भी हो, चाहे कितना ही इंटेलेक्चुअल हो या कुछ भी हो, उसकी सजगता केवल इस बात के लिए है कि उसकी पुत्री या उसकी कन्या किसी अनावश्यक चक्कर में या किसी दुर्घटना में न पड़े। इसका पितृसत्तात्मक समाज से कोई नहीं। It is a psychology of a father which is universally applied. अब सवाल आया कि इस कहानी के अंदर जो चेंजेज या जो अवसाद का जो चित्रण हुआ है वो भी एक बायोलॉजिकल है। पूरी दुनिया में साइकोलॉजिस्ट ने ये सर्वे करके बताया है कि दुनिया में सुसाइड की रेट लड़कियों में 12 से 18 साल की एज में होती है। मैक्सिमम सुसाइड की रेट लड़कियों में 12 से 18 साल की एज में।
और ये सब इस वजह से होता है कि वो जो उसकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो डिजायर पैदा होती है, उसके बाद जो ये सोशल लिमिटेशंस हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये एक अवसाद की स्थिति है। और इसके साइकोलॉजिकल रीजन, इसलिए भारतीय संस्कृति एक स्टेप आगे बढ़ती है। पूरी दुनिया में हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ ए डॉटर चाइल्ड rather than the boy child। हालांकि अपन ये कहते हैं कि नहीं वो उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और वो बेटे को ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं। हकीकत ये है कि फादर एंड मदर मोर कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन एंड वेलबींग प्रोटेक्शन and well-being of a girl child। Why? The only fact कि मातृत्व का भार जो है लड़की को, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है सोशियोलॉजी आपको मानव ये चारों काम तो जानवर भी करते, आहार निद्रा मैथुन चबाए जानवर भी करते, ये उनके कोई सोशियोलॉजी नहीं है। आदमी की सोशियोलॉजी क्यों है? आदमी की सोशियोलॉजी इसलिए है क्योंकि उनके बच्चों का लालन पालन अपने आप नहीं हो सकता, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। एक लड़का या एक लड़की पैदा हुई 20 साल का प्रोजेक्ट है। 20 साल के बाद में प्रोजेक्ट वो हिंदुस्तान में दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। वेस्ट में 16 साल के बाद में चेकआउट टाइम। हिंदुस्तान एक स्टेप आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान का ये कहना है स्पर्श एक बंधन है जिसको वो कहते हैं ऋणानुबंध। नॉट ओनली फिजिकल इंटीमेसी नहीं, स्पर्श एक बंधन। आपको ध्यान होगा पुराने घरों में आप कहते हैं कि नमक देना तो अपन हाथ से नहीं, तो नमक सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि स्पर्श का बंधन मजबूत। ये बातें कुछ अनविश्वास लग सकती, लेकिन ये भारतीय संस्कृति में इन बातों को रिकॉग्नाइज किया गया है कि जितने ज़्यादा शरीर को स्पर्श मिलते हैं उतनी ही बुद्धि कंट्रोल हो, मेमोरी में चलेगा। अच्छा, ये मैंने पहली बार ही सुना। मैं भी वो पूछने ही वाली थी कि स्पर्श से नमक भी ऐसा क्यों नहीं लेते थे? वो बॉडी रिमेम्बर करती है आपकी स्पर्श को, रिमेम्बर आपकी बॉडी में वो इम्प्रिंट हो जाता है परमानेंट स्पर्श। फील करके हमें बता तो सकते ही ये चीज है। Every cell has its memory, and memory is not only stored in DNA, it's stored in water, which is 70 to 90% part of body, and in intimate relationships, it's the exchange of water. So, parents are always concerned. उनको इस बात का पता नहीं, लेकिन वो कल्चरली इस बात के प्रति मोटिवेटेड हैं और इस बात के प्रति वो जागरूक हैं कि देयर डॉटर चाइल्ड मस्ट बी बेटर प्रोटेक्टेड। और जिस समाज में आप अपन खुले समाज की, अमेरिका की, वेस्ट की बात करें, और एडवांस कंट्रीज होंगे, रिच होंगे हमसे, लेकिन आज भी 40 साल की, 45 साल की महिला सिंगल बार में बैठी है, वेट कर रही है किसी ब्लाइंड डेट। इतनी ज्यादा रेट ऑफ डाइवोर्स है। इन लोगों ने, इस समाज ने अपने डॉटर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा है। ये सकारात्मकता की बात नहीं,
पितृसत्तात्मक का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो इन चीज़ों पे लागू नहीं। इट इज़ ए केयर दो आए, हालांकि इसमें जो पिता का जो चित्रण किया गया है कि वो बेटी के मुंह में वो ठूंस दिया, वो मैं इसका कोई पसंदर नहीं। ये कहानी उस प्यूबर्टी की अवस्था में होने वाले हार्मोनल चेंजेस, उसकी नई डिजायर और उसके सामाजिक द्वंद्व की कहानी है, जिसको प्रकृति के साथ होने, क्योंकि वो चेंजेस प्रकृति के और वो प्रकृति के साथ जोड़कर, चाहे वो गुलमोहर की बात हो, चाहे वो गुड़ल की बात हो, चाहे वो इंद्रधनुष की बात हो, प्रकृति के साथ जोड़कर जिस दृष्टि के साथ लेखिका ने उसमें बताया है, वो क्राफ्ट की दृष्टि से अद्भुत है, इसमें कुछ। लेकिन अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें हमें पितृसत्तात्मक समाज के बजाय इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि अगर एक पिता की अपने डॉटर के प्रति प्रोटेक्शन की अगर कोई भावना है तो उसका रीजन क्या है। वेस्ट के डेसमंड मॉरिस ने ह्यूमन जू और इंटीमेट बिहेवियर नामक जैसी जो किताबें लिखी है, उसमें सेक्स का पहला फंक्शन प्रोक्रिएशन होता है। लेकिन सर उससे डर तो बैठ जाता है ना बच्चे के मन में। हम उस समय उस एज में ये नहीं समझ पाते कि ही इज प्रोटेक्टिव। अगर कहानी की बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन तो कम है फादर का, इसलिए समाज में अपनी इज्जत और ये सब चीजें है ना, उससे कोई ना फैक्ट जाता है। और ये फैक्ट पहले होता था कि काजल लगा के बाहर हो जाना, तो तैयार होकर सर वो जो बचपन में अपन लोग के मन में डर पर्सन टू पर्सन, मतलब इसमें फादर की पर्सनालिटी है, आज के फादर को आप देखो ना, वो तो लड़की स्कूटर मांग रही, स्कूटर दिला रहे, लैपटॉप मांग रही, लैपटॉप दिला रहे। अब वो चिट्ठियों का जमाना ही नहीं रहा। मैंने वही लिखा है उस दौर, अब मैंने आज की उस दौर। अब तो सर अगर दो लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो भले ही सरकारी नौकरी में हो, तीसरे का ट्राई जरूर करते हैं, है ना। ये तो हमारे सामने उदाहरण रखे हैं, हमारे अपने ये इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ, एजुकेटेड हैं लोग, उनकी बात कर रहे हैं। अगर दो लड़कियां हो गए तो भले ही तीसरा ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन दो लड़की हो गई तो तीसरा जरूर ट्राई करेंगे, जरूर ट्राई करेंगे। और भले ही उनको बराबर ठीक है एजुकेशन दे रहे हैं। नहीं, बात है ये प्रोडक्शन क्या कह रहे हैं, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है। ओवर प्रोटेक्शन बिकम्स द टेरर। हाँ, टेरर, और वो पितृसत्तात्मक है एक्चुअली। लड़कियों के पालन पोषण में तो चेंज वो ही पितृसत्तात्मक है, और ये एक आम बात है, ओवर प्रोटेक्शन ही है। प्रोटेक्शन के नाम पर आप ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन शादी के बाद हाँ, जो और वो समाज में अपने आप को बचाने के लिए या अपनी छवि बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, वो मूल बात वो है। मैडम जी एक बात बताओ, जी सर। आपकी जॉब मान लो लग जाए और शादी हो जाए, तनख्वाह कहाँ लोगी? तनख्वाह कहाँ दूंगी? वो भी अपने ऊपर अपने घर में ही खर्च करूंगी जहाँ रह रही हूँ। तो भी बहुत बड़ा सवाल है। ससुराल में ना ससुराल में ही, मतलब अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे या अपनी फैमिली पे, जो फैमिली होगी। अब अगर पेरेंट्स को जरूरत होगी तो मैं बिना झिझके दे सकती हूँ। अब ये मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने हस्बैंड से नहीं मांग सकती, भले ही मेरे हस्बैंड की अच्छी सैलरी हो, लेकिन मेरे साथ आज भी ये प्रॉब्लम है कि मैं नहीं मांग रही। और मैं मांगू क्यों? मांगने वाला मतलब ये वो एक देने वाला क्यों है? मैं मांगने वाली, भले ही मैं थोड़ा काम कर रही हूँ लेकिन मैं अपना खर्चा खुद करती हूँ। केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल बात ये है कि आप कह रहे हो ना लड़का आज भी चाहता है, बायोलॉजी कन्वर्ट्स इनटू सोशल, इट बिकम्स अ बायोसोशल। लेकिन लड़का भी तो अपने पेरेंट्स पे खर्च करता है, तो लड़की भी अपने पेरेंट्स पे खर्च करने में क्यों रुकावट आ जाए? पेरेंट्स नहीं सर, वो मत छोड़े, पेरेंट्स नहीं लेंगे कि हम बेटी से क्यों, मसला तो ये भी है। और वही वाली बात कि बेटी ही क्यों विदा होती है, दामाद को क्या मुंह दिखाएंगे? वही बात, बेटी को ही क्यों विदा किया? चलिए ठीक है, इसमें मान लिया कि विदा होती जाती है तो एक को विदा होना है, चलो कोई बात नहीं। ये तो आप बदल ही नहीं सकती, हाँ, दूसरी कहानियां लिख डालो। सवाल तो यही है ना, तो मेरा चैलेंज है, सवाल तो यही है ना। आप लिख दो 1000 कहानियां।
कोई फर्क और नहीं चाहे पड़ता। बेटी बिना लड़की ही होगी। हाँ। जैसे वो एक प्रश्न आता है नहीं, बेटी लड़की मजे की बात को ये कि पढ़ाया बेटे के साथ लिखाया, शादी मुश्किल क्या बात इंजीनियर करते हो? बना दिया, पीएचडी करा दिया, लेकिन शादी वाले घर वाला आया, वो लड़के वाले कहते हम नौकरी नहीं करवाएंगे, आपकी मर्जी है जैसे करवाओ घर वाले। खैर, बहरहाल मैं अपनी इस कहानी पर मेरी अपनी चर्चा मेरे मेरे मेघालय हाँ, कुछ टाइप है। मेरे व्यू पॉइंट में एक कहानी में एक कहानी क्योंकि एक स्लाइस ऑफ लाइफ, इसमें जिंदगी का जो टुकड़ा इस कहानी का ने लिया वो एक प्यूबर्टी के समय जो चेंजेस डिजायर हैं और चैलेंजेस ऑफ डिजायर हैं उसको बस देखो ये मेरा। दूसरा जो इसका व्यू पॉइंट मेरे जो कहानी का है वो ये है, कागज का टुकड़ा दिया लिखने को, वो लिख नहीं पा, ये लेखक की समस्या की बात। हर आपने लिखना शुरू किया, आप लिखा, आप लिखा, जैसे ही अपन कुछ विचार अपने क्रिस्टलाइज करके हमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? अज्ञे ने कहा था बुद्धिजीवी वो है जो अपने विचारों की कीमत चुकाना जानता। जैसे भी आप कुछ लिखोगे, कुछ पब्लिश करोगे, आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरे विचार है, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो एक लेखक का द्वंद, लेखक का द्वंद शुरुआत से पहले, इसलिए वो उसका खुरतरी है कागज, किसी दूसरे विधा में एंटर हो रही, ड्राइंग कर रही, लेकिन वो फिर फाड़ दे, घटमट हो रहे हैं ना उसके दिमाग में, वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पा रहा है। Crystallize नहीं हो नहीं पा हो रहे, वो घटमट हो रहा है। द्वंद हो रहा है कि मैं अगर मेरे विचारों को कागज पे उतारती हूँ तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत एंड में चुकाती है जब वो लिखते हुए आपकी बिगड़ी हुई नीति, यानी वो अब अपने खुद मुख्तारी का ऐलान कर, खुद मुख्तारी करा। अब जो कुछ भी मेरे साथ घटित होगा मैं जिम्मेदार। अगर यू आर फ्री नाउ फ्रॉम द आइडिया ऑफ माई प्रोटेक्शन, अब मैं आपकी बिगड़ी हुई बेटी हूँ। फादर के पहले मदर से भी इतने ज्यादा अपन फ्रेंडली नहीं थे, किसी से भी नहीं, अपनी बातें शेयर ज्यादा से ज्यादा सिस्टर से कर सकते थे। तो अगर एक फीमेल, एक औरत अपने बुद्धि, अपने विचार और अपने भावनाओं के संप्रेक्षण में इतनी प्रबुद्ध हो जाए, फिर वो लिबरेट, शी गेट्स लिबरेट, और उसके बाद में उस अपने बायोलॉजी को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है सोसाइटी के प्रेशर्स के अलावा। देन शी इज फ्री। जिसको आपने कहा ना कि फेमिनिज्म किसी पुरुष के विरोध का नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैं इस बात की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन वो पुरुष की सुरक्षा से रिबेल होके बाहर आ गया। उसको पुरुष की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, ना पिता की ना किसी और। हाँ तो पॉइंट तो यही ना, तो सुरक्षा की जरूरत है क्यों उसको? वही दीदी यही बता रहे हैं ना कि भाई इसीलिए पिता का एक तरह से होना कि वो इस बात से डरा हुआ है कि अगर बायोलॉजिकली उसको कुछ होता है तो वो इसको बिना शादी के उसको कैसे सिखाते लेकिन उस समय उस एज में अपन लोग को ये समझ नहीं आता, और ओवर प्रोटेक्शन इज हार्मफुल। वो भी रियल द चिल्ड्रन, मेरा ये सवाल है। प्यार करो ना, खूब करो, खूब रियल द अपनी चिल्ड्रन। सोसाइटी का मतलब जितना हम जानकार है वो तो अलग ही से चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपने जो बात कही बहुत हद तक वो भी ठीक है, बायोलॉजिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में ये समस्या है कि जो 20-21 साल में या 18 साल से हम शादी के बारे में जो सोचने लग जाते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस में जो गठन है ना,
बाय एंड लार्ज उसमें ज़्यादा प्रतिशत में अंतर नहीं आया है। कुछ लोगों ने उसकी परिधि को 2 साल विस्तार दे दिया होगा, जो परिधि है। जो मैं इतना अनुभव है मेरे जीवन में, कई महिलाओं का संवाद भी है और कई महिलाओं को देखता भी हूँ और बात भी होती है, तो मैं इतना बदलाव नहीं महसूस कर रहा हूँ 20 साल में जो शादी का है। हमारे घर में भी जो मेरी बहन की शादी थी तो मैंने कहा था अभी शादी 2 साल रुक जाइए, नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी तो मिडिल क्लास परिवार से आ रहा हूँ, तो और ऐसे और भी मेरे फ्रेंड होगी या और भी आसपास लोगों को देख रहा हूँ। निम्न मिडिल क्लास का जीवन तो और भी ऐसा खतरनाक उस कुचक्र में फंसा हुआ है, जहाँ पर तो 15 साल में रिश्तों की बात होते हुए देखता हूँ मैं। 15 साल, वो जो प्यूबर्टी वाली एज है ना, जैसे ही वो एंटर कर रही है तो वहाँ पर ये हो रहा है कि अब कुछ भी घातक परिणाम हमको भुगतने पड़ सकते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अब ये मैं किसी सब्जेक्टिव वे में बात नहीं कर रहा हूँ। बाय एंड लार्ज समाज का ढांचा और स्ट्रक्चर वैसा है कि हमको किसी और के घर में क्या हो रहा है वो ताका झांकी की जो हमारी आदत है ना, हाँ, सोसाइटी का स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ है। बोझ नहीं है, लेकिन अरे 25 की हो गई, कब तक बिठा हाँ, रखोगे? तो वो रेशा इसके अंदर वो भी साथ चल रहा है। आप कह रहे हो वो प्यूबर्टी वाली एंगल तो बिल्कुल है इसके अंदर, बिल्कुल है। नहीं, पर उसके साथ में एक बात देख रहे, जब आप ये कह रहे थे कि हमारे भारतीय संस्कृति में, मुझे याद है, आप भले बिल्कुल ऐतिहासिक साक्ष्य है, 10 से 12 वर्ष के टाइम में जब किया गया था, एज बढ़ाई गई थी अंग्रेजों के टाइम में, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग विरोध कर रहे थे। ये भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ। उसके आप ये मत समझिए कि भारतीय संस्कृति बिल्कुल जो कह रहा है बिल्कुल सही है, और उसके नाम पर हम बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन आप वो साइंटिफिक नहीं था, लेकिन उन्होंने वो उसका विरोध किया। कैसे नहीं था साहब? एक मिनट रुके। एज ऑफ कंसेंट की बात कर रहा हूँ। अरे 12 साल सोशियोलॉजी, हाँ, 12 साल के उसका विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने की थी हाँ, बात, भाई उससे पहले 10 साल थी। आप कृपया तिलक उसका विरोध कर रहे थे। एक मिनट मेरी पंडित बात सुनिए। दीनदयाल। हाँ, नहीं, तिलक खुद विरोध कर रहे थे। गंगाधर आप मेरी तिलक एज ऑफ कंसेंट बिल। हाँ, और आज 18 साल से तक पहुंचे हैं अपन। हाँ। तो ये 18 साल, या तो आगे एक समय 21 भी हो सकता है। नहीं, इसका मतलब या तो वो 10 साल पहले वाला गलत है या आज गलत है, दोनों में से कोई चीज तो गलत है। नहीं, उस समय नहीं, उस समय लड़के भी 18 है, अभी 18 है। नहीं, 18 मेरा कहने का मतलब आगे 21 भी हो सकता है। और पूरा शरद का साहित्य पढ़ लीजिए। हाँ बिल्कुल सर, पूरा शरद का साहित्य पढ़ लीजिए। पूरा ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बंगाल में विधवा विवाह की रही है। छोटी उम्र शादी कर दी जाती थी बड़े, और वो उनके साथ मतलब क्या है कि छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थी और उनको फिर गुंडा करके और वृंदावन भेजा जाता है। ये भी हमारे भारतीय संस्कृति है, ये भी बताइए भारतीय संस्कृति का ही पार्ट है। नहीं, आपने जब कहा ना कि हमारे भारतीय संस्कृति में हर चीज सोचा गया है। भारतीय संस्कृति के विचलन है। हाँ, ये विडम्बना ये भारतीय संस्कृति नहीं है, पूरी की है। ये विचलन है। नहीं, हमने कहा ना हमारे भारतीय संस्कृति में ओवर दिया गया ये विधवा विवाह का यहाँ का उदाहरण लाया। नहीं, मैं विधवा में कैसे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। 10-10, 8-8 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, 50-50 साल की बुढ़ी होती थी। मैं उठ रहा हूँ। हाँ, ये मैं कह रहा वो हूँ, किस लिए की जाती थी? ये मैं कह रहा हूँ। ये एक उनकी सेक्सुअलिटी का ऑर्गेनाइजेशन था। क्या बात कर रहे हो यार आप? उसका एक लॉजिक है, हर चीज का प्यूबर्टी। हाँ, हर चीज का लॉजिक। प्यूबर्टी के बाद लड़की का क्या होगा? शी इज रेडी टू बी मदर। क्या बात कर रहे हो? मतलब 8 साल की लड़की का 50 साल के लड़के से विवाह कर देना, अरे और ये लॉजिक है। ये 50 साल और 8 साल। हाँ, यही मैं हुआ है, यही तो फैक्ट था। उतर्क मत करो साहब। नहीं, उतर्क नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देख लीजिए ना, मत करो। आप शरद के साहित्य हाँ 10 साल की 12 साल से ही करें, लेकिन फिर भी उसको कंसीव करना है, हाँ। पेट में उसको पालना है। क्या उसकी बॉडी ये बात क्या है कि ये जो हमारे जो विचलन वाले एंगल भी क्या है कि इसका उल्लेख मैंने अभी क्या है कि मैं वो कैसे 10 साल में तैयार है, 8 साल में तैयार है। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ना, प्यूबर्टी कब होती है महाराज? इसी बात तो ज्यादा मरने के जितनी प्यूबर्टी कब होती है? नहीं, आप तो लड़कियां जानती हो इस बात की को। वजह से कम हो गई अब तो। इतिहास कम पढ़ने से होती है। और कम हो गई। मार्गरेट मिशेल का गॉन विद द विंड नॉवल आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी जो स्कारलेट है, जो मेन जो कैरेक्टर है जिसके ऊपर अब पूरी कहानी, वो 16 साल की आयु में शादी कर रही है, ठीक है। और वो पृष्ठभूमि है कि अटलांटा और वहाँ पर
युद्ध की पृष्ठभूमि है, तो वो जो नायक से इसलिए शादी करना चाहती है कि जिससे वो प्रेम कर रही है, वो सेना का रिप्रेजेंटेटिव करते हुए वहाँ से फौज में भर्ती हो गया, तो उसको धता बताने के लिए शादी कर रही है। वहाँ पर जो राइटर ने मार्गरेट मिशेल ने सती प्रथा का अपना उल्लेख किया हुआ कि भारत में भी इस तरह की प्रथाएं होती है, और स्कारलेट संवाद में वो बात कह रही है, जो हमारी जो विचलन और कमजोरियां है ना, तो उसका जो अंश अभी भी हमारे माहौल में घुला हुआ है। नहीं वो तो ठीक है, मैं उसको कोई प्रमोट नहीं करूँ। मैं एक बात हाँ हाँ, बाल विवाह का मान लो 8-10 साल में शादी होगी, गोना कब होता था? 14 कब होता था? 14 साल 13 साल 16 साल के पहले गोना नहीं होता बिल्कुल। था। मेरी मम्मी का हुआ था 15 साल में। मेरी मम्मी का हुआ। मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। मम्मी की 50 साल की क्या हाँ नहीं, नुकसान ये भी हमारे संस्कृति के नाम नुकसान पर किया यही गया है कि है। पूरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। ब्राह्मणों में होती है। नहीं हुई। क्या बात है। तो कोई भी उनने खुद दीदी के साथ हमेशा एक नई अम्मा होती थी, और एक टाइम हो गया था कि मतलब अम्मा होती थी 20 साल की और बाबा जी 60-70 की हो रहे थे। ये तो मैडम जी सोशियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आप कह रहे हो ना मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो बायोलॉजी फैक्ट तो ये नहीं है ना। हाँ भाई। मतलब वो एज डिफरेंस हाँ, का बन रही ये आपके खुद के व्यू बन गए कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है, है। नहीं जनरल जनरल बात हो बात रही कर है। रही है। लेकिन ईश्वर ने ये हिंदुस्तान में जिस प्रकृति का चित्रण है वो तो लड़के को मिलना चाहती है। अब आप क्या करोगे? मिलना चाहती है ना, तो मिल थोड़ी पाई। मिलना चाहती है कि आप तो वो मरने की उसके बिस्तर में पड़ी है बेचारी, अब क्या नहीं, मिलेगी? सवाल ये है कि हम बायोलॉजी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी नहीं कर रहे। सोशियोलॉजी तो अपनी बहन की घटनाओं से सुना ही ना था, वो सोशियोलॉजी इंडाइरेक्ट में सुना दी ना, ये थोड़ा सा भी वो कुछ करते तो उसका असर वही होना है। वो कैसे नहीं हो रहा है? सोशियोलॉजी की कहानी बिल्कुल साफ है। वो अतिरेक है। बस वो चीज अतिरेक है, ये चीज ऐसे थोड़ी ना होगा। और क्या, ऐसा ही होता है। हम कहानी की बात कर रहे हैं तो कहानी की बात लेंगे, कहानी के अंदर जाकर के आप उसको थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो तो सामान्य पिता होता तो कहानी थोड़ी बनती। अच्छा, इस कहानी में ही है वो, मैंने भी कहानी से अलग नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरी कहानी मेरे कहानी में लिखा था सारे तो। हाँ बिल्कुल, कहानी से मैं एक्चुअली क्या है, आपको बायोलॉजी का कोई आइडिया नहीं। रोड है हाँ उसमें ये भी लिखा है कि गुलमोहर में एक जो मेटल है वो मिला जुला होता है। ऊपर पानी की बोतलें चितकबरा, एक डंठल चितकबरी हो गई है। वो आती है, हाँ बिल्कुल इमली की तरह है। उसके बारे में आप कर रहे हैं। हाँ, अभी इनसे मैं पूछने वाला वही वाली बात थी। मैं आपसे 2-3 चीज़ें इसमें पूछना चाहूँगा जो मैंने थोड़ा सा पहले मैं अपनी राय रखूँ इस पे। हाँ पहले राय रखिए, फिर आपने मुझे बोला कि पढ़ा नहीं, अपने पहले आपसे पढ़ लिया ना, अभी तो इतना सा पढ़ा आपने। पूरा पढ़ लिया, अरे पता नहीं, लगता नहीं, है। वो तो मैनेजर लोग हैं ना। हाँ भाषा का भी विचार है। मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करना चाहूँगा, अलग से मेरी सब नहीं। मैं शुरू करता हूँ। हाँ, हुमायूं नामा आप लोगों ने नाम सुना होगा। हुमायूं नामा बहुत प्रसिद्ध रचना है हमारे मुगल काल की। तो गुलबदन बेगम लिखती हैं उसमें कि औरंगजेब शाहजहां जब असक्त हो रहे थे तो बहुत व्याकुल हो गए थे गद्दी पाने के लिए, और ये उस दौर में लिखती गुलबदन बेगम जब दारा शिको, मुराद, शाह सुजा और औरंगजेब चारों आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, और गुलबदन बेगम शाहजहां के साथ बैठी है कहीं ताजमहल में। तो गुलबदन बेगम कहती हैं अपने पिता से कि काश आपने मुझे इतना सशक्त बनाया होता कि मैं आपकी रक्षा कर रही होती, और औरंगजेब, दारा शिको, शाह सुजा और मुराद चाहे आपस में जो भी कर रहे होते, मैं आपको प्रोटेक्ट करके सुल्तान या मुगलिया सल्तनत से काफ़ी दूर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कहानी में 2-3 मर्म छुपे हुए हैं। पहला मर्म तो ये है कि एक लड़की को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसके पिता का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा। पैट्रियार्की तो कूट कूट के भरी हुई है पूरी की पूरी इस पूरी घटनाक्रम में। सॉरी टू से दैट। I will come again on your biology debate. I have studied biology and sociology both. तो
लड़की को लग रहा है कहीं ना कहीं कि हमारे साथ जो हुआ कहीं ना कहीं फैमिली में जो मेरी बहनों के साथ हुआ है उसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत संकीर्णता में रह गई है। यहाँ मैं कमला भसीन जी की एक कहानी है मितवा, उसको कोट करना चाहूँगा। कमला भसीन जी से आप सब वाकिफ़ होंगी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में उनसे अच्छा जेंडर डिस्कोर्स पे लिखने वाला कोई नहीं हुआ है। लड़के और लड़कियों के बीच में क्या सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, क्या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और क्या सोसाइटल डिफरेंसेस हैं। तो एक तो वो भी हमें पहलू देखना चाहिए कि फ़र्क तो है। और एक और चीज़ जो इस कहानी में आप लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि कहानी उस दौर की है जब भारतवर्ष में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था। हमारा समाज जो था वो एक बंधा हुआ समाज था, जहाँ हम आज भी दूरदर्शन ही देख रहे थे तो शाम के 2 घंटे ही शायद आता था। दुनिया इतनी कलरफुल नहीं हुई थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी में हम सब लोग दुनिया ही देख रहे थे। उस दौर में जब उस लड़के ने लिखा है, और वो भी उस लड़के ने लिखा है जो जौनपुर जैसे अति संकीर्ण कह सकता हूँ मैं, हालांकि वो पूर्व का शिराज कहा जाता था मुगल काल में, मध्यकाल में, पर अभी के जो हालात हैं जौनपुर के आज़ादी के बाद वो जोधपुर जैसे भी नहीं है। बहुत रूढ़िवादिता है, बहुत संकीर्णता है उस समाज में। तो जौनपुर की पैदाइश है उनकी, और फादर जौनपुर जैसे जगह से हैं जहाँ वो एक सामंतवादी सोच के साथ आते हैं, जहाँ बहुत संकीर्ण सोच अभी भी 90 के बाद के दशकों में भी, चूँकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, उज़्मा उस क्षेत्र से आती हैं, हम लोग वाकिफ़ हैं उस क्षेत्र से, कितना भरा हुआ हमारे यहाँ पैट्रियार्की या फ्यूडलिज्म एक तरह से कह सकते हैं। सर आपने जोधपुर में तो अति है। जोधपुर में मैं 11वां दिन ही में रहा, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर जोधपुर सकता। में तो अति है। हाँ, अति हो सकता है, राजस्थान है तो हो सकता है, पर इस कहानी में वो चीज़ें हैं। इस कहानी में कुछ कमाल की चीज़ें भी हैं कि उस क्राफ्ट बहुत अच्छा है इस कहानी का। जो कोहेशन जिसको रिदम पूछ रही थी ना, कोहेशन भी बहुत अच्छा है। कहानी को उन्होंने बहुत डिटेल्ड में उन्होंने अपनी मनोस्थिति से, अपने साइकोलॉजी से जोड़ते हुए लिखा है। रस्किन बॉन्ड को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, द लास्ट लीफ एक कहानी लिखी इन्होंने, बहुत फेमस है उसकी, बहुत फेमस है। तो कहीं ना कहीं वो लड़की आप देखिए, वो लास्ट लीफ वाले उससे भी इंस्पायर्ड। ओ हेनरी सॉरी जिसपे लुटेरे फिल्म बनी थी। लुटेरे एक फिल्म बनी थी अभी रणवीर सिंह की और सोनाक्षी सिन्हा की। तो वो लड़की कहीं ना कहीं देखिए नेचर के साथ इतनी अपने आप को एसिमुलेट करती हैं कि उनको लगता है कि, और जिस तरह से उसका हेल्थ डेटोरिएट होता जा रहा है ना, वो गुलमोहर भी मुरझाता जा रहा है। तो कहानी कमाल की, और मुझे ताजुब इस बात से हुआ कि सविता पाठक जी अंग्रेजी की प्रोफेसर है। हाँ, ये मैत्रेयी कॉलेज में, बिल्कुल, और हिंदी में लिख रही हैं। और हिंदी में लिखने का जो उनका नजरिया है या जो सोच है, वो आपने बिल्कुल सही कहा। निर्मल वर्मा स्कूल थाउ टॉप से निकली हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ऐसी कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए, अपने बेटों को पढ़ानी चाहिए इन कहानियों को, खासकर लड़कों को जो एडोलेसेंट एज में हैं। स्कूलों में इस कहानी के बारे में बात करनी चाहिए। मैं करूँगा अपने प्रोग्राम में ज़रूर इस कहानी के बारे में बात, क्योंकि हम लाइफ स्किल एजुकेशन पे काम करने वाले हैं कि देखिए किस प्रकार से विभेद ना करते हुए भी, क्योंकि हमारा सोसाइटल ट्रेडिशनल एक वैसा सोच रहा है कि हम कर देते हैं। और 80 के दशक में, क्योंकि मेरी बहनें भी उस दौर में थी और उनकी भी शादियां 18 साल में ही हो गई थी। शी वॉज मैरिड इन 91, मेरे से 5 साल ही बड़ी थी, और कोविड में उनकी डेथ हो गई। तो मैंने देखा है कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। और सर, जो एज ऑफ कंसेंट बिल की बात आप कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक वाली, बाल गंगाधर तिलक बहुत मॉडर्न अप्रोच वाले नहीं थे, वो बहुत पुरातनपंथी थे। जो विधवा विवाह की बात करी, विधवा विवाह के जो ब्रह्म समाज था बंगाल में ना, उसके जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने खुद अपनी बेटी के साथ ही बेटी की बाल विवाह की थी कूच बिहार के महाराजा के साथ। और बाद में उसी ब्रह्म समाज ने ईश्वरचंद विद्यासागर के माध्यम से पूरे के पूरे उस बाल विवाह के विरुद्ध काम किया, और केशव चंद्र सेन उन मीटिंग्स में नहीं आते थे। तो ये तो हमारे समाज का पैटर्न रहा है कि हम लोग बात तो करते हैं बायोलॉजी की, लेकिन कहीं ना कहीं क्या बायोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे सोशियोलॉजी के ऊपर वो एक कंट्रोल कर लेगा। तो बायोलॉजी इज ए फिजिकल थिंग, पर मेंटल और सोशल तो सोशियोलॉजी ही होता है।
आपने कहा सेक्स नीड होती है उस उम्र में, पर आपको क्या वाकई लगता है, या मुझे अभी एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में लगता है, क्या संविधान को अगर हम मानते हैं तो क्या हमें लगता है कि प्यूबर्टी के बाद लड़की शादी कर देनी चाहिए? नहीं है, बॉडी उस चीज़ को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। 25 साल आते आते यूट्रस की प्रॉब्लम होती, ओवरी निकालना पड़ता हमारे देश में। आपने डाटा दिया ना कि दुनिया कहती 12 से 14 साल में थे, मैं डाटा देता हूँ आपको। हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता जहीन मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा औरतों का ओवरी निकाला जाता है 28 से 32 साल की उम्र में। हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जो बात करता है विश्व गुरु बनने की, लेकिन वो अपने औरतों की इज्जत नहीं करता। सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा। बहुत अच्छाइयाँ हैं हमारे देश में, शंकराचार्य भी हुए, हमारे देश में कश्यप भी हुए, हमारे देश में मातंग मुनि भी हुए, पर हमारे देश में हम जैसे लोग भी हुए हैं जो चाहते हैं इन सब चीज़ों पे रोक लगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आपका अनुभव ज़्यादा हमसे है, आप जरूर कोई रास्ता सुझाएं हम लोगों को कैसे इस बारे में बात करें, चर्चा करें। समझती है कि मैं इन सब के पक्ष में हूँ। नहीं, मैंने नहीं समझा, मैं बिल्कुल प्रीजुडिस नहीं हूँ। एक चीज और है जो आपने इतनी चीज कही ना, हमारा हिंदुस्तान में वेस्टर्न कंट्री में एक और अंतर है जो डेवलप वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ की महिलाएं एनेमिक नहीं है, हमारे यहाँ की महिलाएं एनेमिक है। हम तो मतलब कि क्या क्योंकि हम लोग ना जब जहाँ हाँ, जिस वो हम क्षेत्र बातें में करते हैं। दबने लगते हैं ना, तो हम संस्कृति की बातें करते हैं। नहीं, संस्कृति की बात करनी चाहिए, मेरा संस्कृति से कोई दुराव नहीं है, कोई विरोध नहीं, नहीं, लेकिन संस्कृति पर और संस्कृति सभ्यता की- केवल हमारे भारत की ही बकौती नहीं है। नहीं है, विश्व गुरु नहीं है। ऐसी महिलाओं पर ही थोप एक दी और गई है। फैक्ट जो मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि यूनिवर्सल एक्लेम्ड है कि जो फादर होते हैं वो अपने डॉटर्स को लेके अधिक प्रोटेक्टेड होते हैं। सर, दुनिया में अभी भी कई सारी सोसाइटियाँ हैं जो मैट्रियार्कल सोसाइटियाँ हैं जहाँ आज भी मातृसत्तात्मक सभ्यताएं मौजूद हैं, खास करके अफ्रीका के 100 Countable on fingers. यस, वी कैन डिबेट, Forget that. ओके। अभी भी ऐसे देश हैं, ऐसे मुल्क हैं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कबीलाएं हैं, केरला में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, जहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ आज भी लड़कियों को पूछा जाता है, उनकी चॉइसेस होती है। तो दिस इज नॉट एट ऑल यूनिवर्सली एक्लेम्ड। जोधपुर इज ए मेट्रियार्कल सोसाइटी। ओके, यहाँ हर काम आज भी अपनी पत्नी से पूछ के करता है। हर कोई करता है सर। सर वो एक और फैक्ट है। कहानी में दो चीजें जो मुझे एक मिनट नहीं, ये सफर मैंने देखी है कि यहाँ इसके बाद। फीमेल ऐसे बाहर चिल्लाने के लिए, लोगों से आगे आगे करके बोलने के लिए हस्बैंड को पीछे करके आगे आगे बोलती है। भले ही घर में नहीं चल रही होगी, लेकिन बाहर तो बोलती है। नहीं, वो जोधपुर नहीं, वो दुनिया के हर, वो भारतवर्ष के हर घर की बात है। उनको बोलना होता है ना। अनिमेश सर को इसका अनुभव नहीं है अभी। गलती से आपके घर में किराए में रह लो। मैं आज भी यहाँ आया तो मैं पूछ के आया कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे कॉल नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ये तो या तो मान लो अगर वो थोड़ी देर भी हो जाए ना, हम कहें कि अरे आज तो मेरे को रवीश भी कहीं जाते हैं ना तो भाभी को बता के जाते हैं। और मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने सामने देखा है, वो फोन करते हैं सब कहने की बात कि वर्षा मैं आज अभी जा रहा हूँ और मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। इसमें कहानी में 2-3 चीजें जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो वसुधरा का जो इंद्रधनुष की बात कही है ना, वो उसके बारे में ये जो दंत कथा या मिथक है कि वो जिस पे चींटे गिरते हैं वो नहीं गिरता है, वो पापी समझा जाता है, बद्रीनाथ के पास है, ऐसा कई नैरेटिव में है। तो मैं आपसे थोड़ा सा विस्तार से उस बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि लेखिका ने भी जो कहानी में लिखा है ना, इसी उद्देश्य से लिखा है। उसके बारे में जो गूगल बताता है, मेरा तो गूगल तक सोर्स है। और गुलमोहर के संदर्भ में एक केरल में एक डिस्कोर्स चलता है, उसके हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ एक गुलमोहर के संदर्भ में ये मान्यता है कि जब यीशु का क्रूसिफिकेशन हुआ था तो गुलमोहर की भांति एक शाखाएं थी जहाँ पर उनका रक्त गिर गया था। तो उसी तरह से उनको एक ये आग का पेड़ भी जो होगा माना जाता है ना गुलमोहर को, तो एक ये कहानी उससे नैरेटिव जुड़ा हुआ है। तो ये कहानी आग का पेड़ की भांति इस नैरेटिव में भी है गुलमोहर। ये फैला हुआ है ना। हाँ हाँ, तो वो केरल का संदर्भ और वसुधरा का संदर्भ मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। वसुंधरा का जो है वो एक कह सकते हैं सोशियोलॉजी में एक थ्योरी है, मिथ, मेमोरी और सिंबल की। मिथ, मेमोरी और सिंबल, किसी भी चीज़ को आपको बार बार मेमोराइज कराया जाता है।
अयोध्या के राम, श्री राम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, श्री राम, अयोध्या के राम, और उसको कई सारे सिंबल्स के तहत हमेशा ग्लोरीफाई किया जाता है। श्री राम मिष्ठान भंडार, श्री राम वस्त्र भंडार, श्री राम बर्तन वाला, तो ताकि श्री राम, मैं श्री राम पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ सर, ताकि श्री राम, अपन सब बुद्धि हाँ, ताकि श्री राम की एक मिथकीय छवि को, मैं विजय भी आर करता हूँ। नहीं अभी दृश्यम पिक्चर देखिए, आप मेरी दृश्यम विषम देखिए, हाँ, आप वही है। संस्कृति की बात समझ के ऐसा ना समझे। नहीं मैं हूँ संस्कृति की रक्षा करने वाला सर, हाँ, मैं उस लिहाज से यहाँ मुझे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो संस्कृति की बात करता है उस बारे में नहीं, मुझे- विरोध करता है उनको मुझे बात आप समझ- मुझे आप RSS का समझिए, लेकिन मैं संस्कृति की बात करता हूँ, तो उसमें श्री राम के छवि को इस तरह से बार बार आपको मेमोराइज कराया जाता है सिंबल्स के थ्रू, त्रिशूल, तीर, धनुष, और कैसे शुरुआत के श्री राम आपको सौम्य दिखाए गए थे, आज के श्री राम आपको तीर धनुष वाले दिखाए, बिकॉज पॉलिटिकल नीड है उस चीज की। तो मिथ मेमोरी सिंबल से ही जुड़ा हुआ है ये आपका वसुधरा वाला। वसुधरा वाला जो है। कहा जाता है कि अहिल्या का जो प्रसंग है ना, जिसको राम ने अपने पांव से छू के मिथिला में आजाद किया था, तो कहा जाता है कि ऐसे ही जब बद्री विशाल के पास नर और नारायण घूम रहे थे, नर से हमारा तात्पर्य अर्जुन से है और नारायण से कृष्ण से, तो नर नारायण जब घूम रहे थे तो वहाँ के कुछ कबीलाई लोग थे, क्योंकि पहले तो पहाड़ में कबीला के लोग रहते थे, ये गल्फ है सर, ये एक सच्चाई नहीं है, ठीक। तो कबीलाई लोग जब वहाँ पता लगा कि नर और नारायण आए हुए हैं तो वो लोग इकट्ठा हुए, तो उसमें से कुछ लोग थे जो सूद पे, लेन देन पे काम करते थे। वो लोग इस डर से नहीं आए कि उनको ये भय था कि जो कि वो नर और नारायण जो है वो भगवान है, और वो उनके सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो बुराइयां हैं उनसे वो वाकिफ हो जाएंगे, उनको वो बता देंगे वहाँ के लोगों को। तो नर और नारायण ने जब वहाँ के लोगों से बातचीत की, मुलाकात की, तो उन्होंने कुछ कहा कि कुछ चमत्कार दिखाया जाए, तो उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाया, कुछ उन्होंने किरणें पैदा करी, उससे वो इंद्रधनुष, जो कि सच्चाई ये हुई कि बारिश हुई होगी, पहाड़ों में बादल नीचे आया होगा और धूप की वो ट्रांसपेरेंट रेज ऊपर आएगी तो रेनबो बन गया होगा, 7 रंग दिखते हैं हमें जो होते नहीं हैं। तो उससे वो जो छींटे थे ना, वो उन पापियों पे नहीं पड़े, इसलिए उस कहानी को बार बार विस्तार दिया गया है। केरला वाली जो कहानी है सर, वो तो बहुत डिटेल में लिखी गई है, उसमें ज्यादा नहीं, हाँ ज्यादा नहीं, वो एक पर क्या है कि यहाँ पर रेफरेंस उन्होंने सिन और सिनर से ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और सिन भी समझ रहे हैं हम लोग कौन था और सिनर भी समझ रहे हैं कौन था। हाँ, लेखिका मतलब काफी जानकारी रखती है। कौन लेखिका? लेखिका बहुत सर ये बंदी हाँ, अंग्रेजी में लिखने हाँ, सर ये थोड़ा सा मैं जानकारी लेखिका पर, लेखिका की पहली कहानी जो नवलेखन में नीम के आंसू नाम से जो है, हिस्टीरिया, बॉडी लैंग्वेज, और मैंने 4-5 कहानियाँ इनकी पढ़ी है। हिस्टीरिया से कहानी संग्रह भी लोक भारती से निकला है, आप चाहें तो अमेज़ॉन से या जहाँ से भी आपको सुविधाजनक हो पढ़ सकते हैं। ये उनकी सबसे रिफाइन कहानी और मुझे सबसे बेस्ट कहानी लगी अभी तक की यात्रा की। क्यों? क्योंकि इनकी जो नीम के आंसू और हिस्टीरिया और भी 3-4 कहानी है, वो आंचलिक परिवेश की गुथी हुई कहानियाँ हैं। आंचलिक कहानियों के साथ जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो रिफाइनमेंट होता है ना, वो मतलब उस बेल्ट का है तो आप उसको छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ये तो यहाँ पर जो रिफाइनमेंट हुआ है ना, नहीं हो पाते। तो ये यूनिवर्सल टच दे दिया जो कहानी को कि भाई इतना ही रखना है अपना फ्लेवर, लेकिन बाकी यूनिवर्सल चीज़ों को ऐसे कहानी में विस्तार देना या ऐसे डायमेंशन खोलना है कि हर कोई, मतलब चाहे यहाँ का हो या वेस्ट का हो या कहीं भी भूभाग में आदमी पढ़ेगा उससे रिलेट करेगा और सोचेगा। तो उनका मुझे लगता है कि हिस्टीरिया से भी बड़ी कहानी है पापा के लिए चिट्ठी है। हिस्टीरिया कहानी मैंने पढ़ी है, लेकिन फिर वही बात है कि जो जैसे आज से 5 साल पहले मैंने आपको बताया था चापाकल क्या होता है, मैं नहीं जानता था, लेकिन कई बार मैंने पढ़ा क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ। चापाकल ये हो क्या रहा है, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, मिथकीय उदाहरण हैं और आंचलिक कहावतें हैं जो कहानी में ज़्यादा आगे तो उसका जो ओवरऑल फ्लेवर होता है वो उसका डाइल्यूट होता रहता है। तो इसमें ओवरऑल फ्लेवर बहुत अच्छे से क्राफ्टिंग की गई है। हाँ,
अब आप जो बात कह रहे हैं सविता की कि भाई अंग्रेजी की प्रोफेसर होते हुए भी प्रकृति पर जो पकड़ है ना, तो वो हिंदी में है, हिंदी में पकड़ हिंदी में बहुत सारे कहानियां हैं। शब्दों का चयन कमाल का है। हाँ, मैंने तो शब्दों का- पूरा नहीं पढ़ा, ऐसे ही भाई से लेके थोड़ा सा झाँक लिया उधर। शब्दों का चयन कमाल ये का है। तो टॉम ऑफ सैंड का भी यही हो रहा है, वो भी तो पहले हिंदी वाला तो बहुत ध्रुव है सर, वो लेकिन हिंदी में लिखा है। बहुत ध्रुव है, वो बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी वाला बहुत अच्छा है। हम लोग परसों बात भी कर रहे हैं। इसको हम कंक्लूड कर देते, फिर दूसरी बातें करें। आपको कुछ कहना है कहानी से, कुछ कोई आपको राय हो, एक लाइन की, 2 लाइन, जो भी आप मेरा कहें। सर यही है कि मतलब लेखिका डायरेक्टली नहीं कहता, प्रकृति का है ना सहारा लेकर अपनी बात रखी थी। ये तो स्टार्टिंग में वो उसको लग रहा था कैसे भी वो कैसे प्रकृति स्टार्ट करा, घर की बात लेके स्टार्ट करी, फिर अपनी बात। एक और एंगल है जिस पर अभी तक हमने बात नहीं की है। हाँ, आप मेरा एक लास्ट बिंदु है कि वो एंगल कहानी में 3 जगह आया है। ये इन्होंने नहीं बोला इनको। हाँ, बस मैं वो बात करके कंक्लूड करेंगे। हाँ। सांवली सी मलयाली नर्स, आप देखिए बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा कर रहा है। सांवली सी मलयाली नर्स, और वही कागज दे रही है उसको, वही कागज दे रही है उसको। गौतम जी बोलिए। हाँ, तो ये पॉइंट को विचारणीय बिंदु है। साक्षरता से रिलेट कर साक्षरता से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल। अब आप नहीं, उसका रीजन वो हो सकता है कि 80s के दौर में ना इंडिया में मैक्सिमम जो नर्सेस थी ना, दे आर फ्रॉम केरला, और केरला से केरला से ही थी। केरला से भी हो सकती है। दूसरा रेफरेंस पॉइंट ये है कि क्या उनको भी अपनी बात कहने का कुछ एक जरिया मिला कि नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो भी अपनी बात इसके थ्रू कहना चाहती है। एक डायमेंशन ये भी खुल सकता है वहाँ पर। हाँ, ये बिल्कुल खुल सकता है। अनंत संभावनाएं लिए होती है ना चीज़ें। अब आप अपनी बात करें। मैं तो क्या कहानी को थोड़ा सा वैसे पढ़ी नहीं मैंने, लेकिन मैं इसको एक लिंग निरपेक्ष कहानी कर देखता हूँ। ये भी हो सकता है कि आया हो पिता के प्रति उसकी कुछ भावनाएं हैं जो जब इस स्थिति में है, वो बड़ी दुखद स्थिति में, तो उसको कुछ याद आ रहा है और वो डायरी रूप में लिख रही है। मैंने पढ़ी नहीं है, फ्रेंच काफ्का ने भी अपने पिता के बारे में कुछ लिखा था, माय डियर फादर, और वो पूरी अपने पिता के बारे में जो उनके पिता का तानाशाह रवैया था, जो बचपन से उनको नहीं समझा और जिसके कारण उनको तकलीफ उठानी पड़ी। यदि मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उसका थोड़ा सार मैंने नहीं देखा था। और फ्रेंच काफ्का एक लड़के हैं, मतलब पुरुष है, और उन्होंने अपने पिता के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक पिता से उसका एक विचार है, मतलब आप डायरी के द्वारा या एक पत्र द्वारा वो अपने पिता से कुछ बात कह रही है। तो मैं काफी संदर्भ में तो उसको उस एंगल से देखता हूँ। मनु भंडारी ने भी एक कहानी ऐसी कैसी लिखी है अपने पिता के बारे में, और उसमें वो थोड़ा वर्णन करती है कि अजमेर के पृष्ठभूमि में रहती थी वो, और उसके पिता का कैसा व्यवहार था। कमोबेश इतना कठोर तो नहीं था, लेकिन था, उनका थोड़ा शिक्षित परिवार था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बंदिशें थी उसके घर में। लेकिन उस कहानी को पढ़ के मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा व्यंग भी लग रहा था उस समाज के प्रति, अपने पिता के प्रति, या थोड़ा परिवेश के प्रति। और ये कहानी भी हम जब पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा लग रहा है कि वो सच में खूब सारी बंदिशों से गुजरी है और उसके भीतर कुछ कुंठाएं हैं जो अभिव्यक्त करना था। यद्यपि इसमें कई जगह मुझे द्वंद्व नजर आया। जैसे वो एक जगह बोलती, मैं मेरे पिता से स्नेह करती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मुझे मेरा इसके प्रति स्नेह भी कई बार आता था, और पिता को खुश करने के लिए मैंने एक बार माँ की शिकायत भी करी। तो ये भी उसका एक मतलब विरोधाभासी बातें नजर आती है। लेकिन मैंने इस पढ़ेंगे जब और समझेंगे इसको, लेकिन ये लिंग निरपेक्ष भी हो सकती है, और जरूरी नहीं कि ये इसमें कोई मतलब पितृसत्ता के खिलाफ उन्होंने कोई बात कही हो। ये मैं इसको एक शुद्ध रूप से एक संवाद की तरह देखता हूँ, जो अपने पिता को कुछ कहना चाहती थी मन में। हो सकता है कि मैं कल्पना करता हूँ कि अगर ये लड़का होता तो क्या ये वैसे लिखती, या संभावना हो सकती, या अपने माँ के लिए पत्र लिखती, तो क्या उसका भी वैसा ही कुछ रूप होता या अलग होता। ज्यादा मतलब अर्थों में ये एक संवाद है अपने पिता के प्रति, पिता से बात कर रही है, पिता को कुछ कह रही है पत्र द्वारा, बस इसी को इतना ही। एक बात ये भी है ना, उसने माता को पत्र क्यों नहीं? हाँ, मतलब ये मेरे मन में उठा के अगर इसको शिकायतें तो पिता से लेकिन अगर माँ से शिकायत होती, मान लो माँ से शिकायत होती, तो भी क्या वो रूप तो पिता से पर हम इसको शिकायत शिकायत क्यों कह रहे हैं? शिकायत नहीं कह रहे। शिकायत नहीं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो अपने मन की बात नहीं कह पाई अपने पिता से, वो एक पत्र के माध्यम से। तब नहीं कह पाए, क्योंकि हम जब कहते हैं शिकायत, मतलब हम उस दौर को भूल जाते हैं, और वो उस दौर की एक आम बात थी। आम बात थी मेरे हिसाब से एक साइकोलॉजिकल पॉइंट, हाँ, मनोवैज्ञानिक जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से हम जोड़ सकते हैं। काफका को जरूर पढ़िए पूरा, उसका मजा आएगा आपको। और एक जैसे इन्होंने कहा लेखक के लिए ये मुश्किल होता है, मुझे लगता है लेखक के लिए नहीं, एक आम आदमी भी अपने भीतर के सत्य को जब टटोलता है तो उसके लिए आसान नहीं होता है।
और वो अपने भीतर की गहराई में जाके वो उसको लिखना चाहती है, तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो कोई भी व्यक्ति जब डायरी लिखता है और वापस उसको पढ़ता है तो उसके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन उसने ये प्रयास किया अपने भीतर। लेकिन हाँ ये है कि वो सामाजिक संरचनाएं और वो सारी चीजें उसको प्रभावित करती है। लेकिन जैसे उदाहरण है, स्विट्जरलैंड ने 1972 में महिलाओं को अधिकार दिया, मताधिकार दिया, जिस वो स्विट्जरलैंड जो ह्यूमन राइट में सबसे ऊपर आता है। तो लेकिन आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बना, हमने बना दिया द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू को मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी संस्कृति के पक्ष में वो पॉलिटिकली है सब चीजें, और कई जगह अलग अलग परिवेश में हुई। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर 50 साल बाद भी कुछ चीज भारत में होगी तो वो भी भारतीय संस्कृति का अंग होगी, 200 साल बाद होगी तो भी भारतीय संस्कृति हो। तो ये जो सुधार की दौर जो है ये चलता रहता है। बिल्कुल। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते ये संस्कृति का नुकसान है या संस्कृति की कमी है, वो निरंतर अपने आप को मांगता रहता है। वो साहब जब वो गुलबदन की कहानी से बताया था ना, नहीं हुमायूंनामा में कि आपकी यदि मुझे बनाते तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल। पर उसके पहले सल्तनत काल में रजिया सुल्ताना रही है। हाँ। और किस तरह से कितने सत्तात्मक कारण से उसको हटना पड़ा या उसको तो हमारे यहाँ सारे प्रयोग करके देखे गए हैं। पर सर वो भी देखिए किस तरह से इल्तुतमिश ने अपने तमाम विरोधों के बावजूद भी रजिया को बनाया उसने, है ना, ग्लोरीफाई करना चाहिए। लेकिन वो तो उसके पिता की बात कर रहे हो, लेकिन सत्ता के लिए कि भाई हमारे हाथ में हमारे परिवार पर सत्ता है, और समाज में तो सत्तात्मक ऐसा है कि उसको नहीं बर्दाश्त, रजिया को सहन नहीं किया, स्त्री को सहन नहीं किया। रजिया इतनी प्रबुद्ध थी। हाँ, तो कितनी भी आप एनलाइटेड हो जाए, ये हो जाए, फिर समाज स्वीकार नहीं करता है। बस बोलिए, और समाज किसका बना, किसका वोटर हैं आप, 50% बड़ी बात ये है पॉपुलेशन है आप, क्योंकि सत्तात्मक महिलाओं में ज्यादा है। ये भी देखा गया कि जो 50% महिलाएं हैं वो स्वयं भी पितृ सत्ता को ये भी बिल्कुल कई बार ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उसको संभाल जो रखा है पितृ सत्ता को बहुत प्यार से। महिलाएं जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार ये आता है महिलाओं को कहा जाता है कोई उनको पिता की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जब महिला इस प्रश्न आता है, मैं कहता हूँ क्या महिला अपनी नंदों को भी उतना अधिकार देगी अपने पति की संपत्ति का, तब वो मौन हो जाती है। आप तो संपत्ति की बात कर रहे हैं, आप संपत्ति की बात कर रहे हैं, माता पिता की मैं क्या मतलब एक नहीं विकास, आप संपत्ति की बात कर रहे हैं ना, मैं तो हर दिन की बात कर रहा हूँ। माँ आज भी घर में देखता हूँ, माँ चाहती है कि बेटा दूध भी पी ले, हरी सब्जी भी खा ले, और जो बेटियाँ होती है ना, बेटियाँ और वो बेटियाँ या बहुएं होती तो वो जो बचा हुआ होता है वो खा ले। संपत्ति तो बहुत दूर की बात है, अभी भी अब तो और वो माया भी कह रही है। देखिए अपर मिडिल क्लास पे तो नहीं है। सर आप गलत कह रहे हैं, किसी आप हायर क्लास में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी आपको, या बिल्कुल हायर में चले जाओ, बिल्कुल लोअर में चले जाओ, बिल्कुल ठीक है, बीच का सारा मामला जैसे डूंगरपुर में सर बल्कि मिडिल क्लास में अब अपन का नहीं है, इस विषय में मैं डूंगरपुर में हम लोग हैं, मैं तो हम लोग मानते हैं, सब मानते हैं, पर एक टेंडेंसी रही है। शादी से पहले डूंगरपुर का आदिवासी समाज आज भी महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता से पति चुनने की ट्राइबल सोसाइटी आज भी मैट्रियार्कल है, ट्राइबल सोसाइटी आज भी मैट्रियार्कल है, और कई मामलों में वो आपको लगेगा कि ये चीज के बाद में सोची क्यों हुआ। ट्राइबल सोसाइटी मैट्रियार्कल आज भी है, पर जो हम जिस समाज से हैं, जिस इतिहास बोध से ग्रसित है ना, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये मानना पड़ेगा, वक्त लगेगा। कल की बात बताइए, मैं बताती हूँ आपको। मेरी बेटी को स्कूल में टीचर ने थप्पड़ मारा, क्या 10 में से 8 से मारा, तो अब वो मेरे से पीछे पड़ी है, मतलब 2-3 बार उसको 10 में से 8 में मार पड़ चुकी। मेरे हिसाब से 10 में से 8 बुरे नहीं, लेकिन वो चाहती है कि 5th बोर्ड है, बच्चे इतना अच्छे से पढ़े, राजस्थान बोर्ड में टॉप करें, ये तो उसने कई बार मेरे पीछे पड़ी, फोन करो, मैं फ़ोन नंबर दे के आई, मैंने नहीं किया। अब कल मैंने किया फ़ोन, फिर रोने धोने पे कि अब मुझे मेरे हिसाब से तो 10 में से 8 कम नहीं, आपको नहीं मारना चाहिए, मैंने ऐसे कहा। नहीं, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो गुनाह है। कहते हैं कि मतलब थप्पड़ मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मैं वो कहने नहीं, मैं हमने मारे ही नहीं बच्चों को इतनी जोर से, वो ऐसा डराने के लिए करते हैं। और मेन चीज़ उनकी जो मेन बात ये थी कि वो मैं लड़कियों को तो वैसे भी हल्के से छूती हूँ, लड़कों को तो मार देती हूँ। तो मैंने वहीं पकड़ लिया उनको, मैंने कहा दोनों तो एक उम्र के बच्चे हैं, दोनों उतने ही सॉफ्ट हैं, तो आप लड़के को ज्यादा मार रही है, लड़की को कम क्यों मार रही है? फिर अब मेरा मारने का कॉन्सेप्ट बदल गया कि आपने यहीं से ये दो आपने बना दिए ना डिफरेंसेस, ये आप गलत कर रही है। अगर मारिए तो दोनों को बराबर मारिए, मतलब मत मारिए। मैं ये कह रही हूँ मत मारिए, शुरू से लड़की को ही दिखाया कॉमन है। कहानी पर तो अब बात होगी, अन्य बातें अपन बाद में ऐसे भी कर सकते।
आखिरी कंक्लूजन कर रहे थे ना आप? हो गए मेरे हो गए, पॉइंट तो कभी आप- लगभग। हाँ क्या ये बगावत का सूट है? मैं एक पुरुष मेरे मन में आया, कहानी पढ़ी नहीं मैंने, क्या इसमें एक भीतर से बगावत से ज़्यादा मैं कहूँगा एक डायलॉग स्थापित करने की बात है। अपने जो ये समाज कह रहे हैं ना कि चाहे 80 का 10 मान लीजिए समाज, एक डायलॉग कि भाई वॉइस होता है ना, वॉइस, आई एम रेजिंग माई वॉइस, तो वॉइस वो उसकी खुद की भी है और जो समाज उस समय का जो समाज है उसकी भी है। जैसे फिल्म आई थी वो उड़ान फिल्म आई थी, उसमें भी वो पिता के खिलाफ लड़का करता है। बगावत है पूरी तरह बोली। ये रिबेलियन अगेंस्ट वोट हाँ, ये वो नहीं, यहाँ कोई बगावत का कुछ मुझे नजर नहीं आया। व्यवस्था का सुर है जो उसको बताया, व्यवस्था- व्यवस्था ज्यादा है, बगावत में ज्यादा उसने है। लिखा है ना, मैं आखिरी लाइन वो बस वो एक यार, शब्द क्या लिख बात दिया कर रहे हो यार उसने, आप? लेकिन यहाँ व्यवस्था ज्यादा है। अरे ये एक मास उसको के पता है वो एक महीने प्रयास में से खत्म हम होने बिगड़ी वाली बेटी है, से- वो है नहीं। पर बिगड़ी बेटी से बगावत कैसे दिख गया? मगर सर उसमें वो बिगड़ी वो बेटी कह रहे से हैं ना, मैं बिगड़ गई आपके सामने, फिर बिगड़ गई आपके सामने। चैप्टर इक्लोज। पर पर बिगड़ी- उनके हिसाब से बिगड़ गई ना, उन्होंने उस समय कुछ करा नहीं ना उस लड़की ने। बगावत कहाँ हो? बगावत व्यवस्था का बगावत अकॉर्डिंग जब टू करना है। मैंने बगावत में मानसिक रूप से भी किसके के बाद में वो अलग है लड़की। अलग, हाँ है, हाँ। के बाद क्या अब जब वो मरणासन स्थिति में आ गई तब आप वो लगे वो उसको मरना नहीं महिला से क्यों ठीक भी हो सकती है, टीबी का इलाज है आज की तारीख नहीं, आज की तारीख में नहीं, वो 80 के दशक की बात है। में। टीवी हो जाता, ठीक है। पर व्यवस्था ज्यादा है, मेरे ख्याल में बगावत तो नहीं है। हाँ, व्यवस्था ही है। तो आपने कर दिया तो मैं समझ पाया हूँ, हाँ, मेरी समझ है। बगावत नहीं है। दोनों हो सकती है। और वो बगावत है ओवर प्रोटेक्शन। वो ओवर प्रोटेक्शन तो कहीं से भी नहीं था। ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ओवर प्रोटेक्शन है ना पिताजी का। ओवर प्रोटेक्शन के खिलाफ हो सकता है, पर बिगड़ी लिखने से आप एक शब्द के उस और क्या दिक्कत, एक ही तो शब्द का Rebel नहीं है, वो को तो वो पूछेगा पूछेगा। एक आखिरी कंक्लूड में एक चीज़, इनकी कहानी बॉडी लैंग्वेज आप जरूर पढ़िएगा। वो जो विकास विनाश का जो मुद्दा चल रहा है पहाड़ों वाला, हाँ हाँ उस पर इसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से वो तो बहुत मैं अच्छा। जानकारी दे दूं कि ये सारी कहानियां, इनकी 3-4 कहानियां हिंदी समय पर उपलब्ध है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेबसाइट हाँ, पर। हाँ इनकी कहानी मुझे उन्होंने से बताया, ज्यादा खुद सविता जी ने कविताएं बताया भी- कि मेरी कहानियां बहुत उपलब्ध है। इनकी कविताएं भी काफी हम्म। मेरे